अब देखो, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड द एलिमिनेशन। ठीक है, ये चैप्टर स्टार्ट करना है हमको। तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन AR बन सकता है, स्टेटमेंट बन सकता है। एनिमल्स अक्यूमुलेट क्या क्या करते हैं? अमोनिया करते हैं, यूरिया करते हैं, यूरिक एसिड, ये तो हमको पता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, ठीक है, वाटर करते हैं, आयंस लाइक Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, फॉस्फेट, सल्फेट, ये सब इंपॉर्टेंट है। Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, फॉस्फेट, सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये सब क्या होते हैं? ये सब एनिमल एक्यूमुलेट करते हैं, मतलब कि इकट्ठा करते हैं। ठीक है, आइदर बाय द मेटाबॉलिक एक्टिविटी और बाय द मीन्स ऑफ एक्सेस इंजेक्शन, या तो वो एक्सेस इंजेक्शन कर लेते हैं, ज़्यादा अपने अंदर जो है इंजेस्ट कर लेते हैं चीज़ों को, या फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के थ्रू। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद में जो है, जो मेजर फॉर्म्स ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, स्टेटमेंट आ सकता है मेजर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट क्या होते हैं? एनिमल एक्यूमुलेट क्या करते हैं? मेजर फॉर्म ऑफ नाइट्रो वेस्ट क्या होते हैं? ठीक है, अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया और यूरिक एसिड, ये तीनों जो होते हैं मेजर फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। इसमें जो अमोनिया होता है वो जो होता है मोस्ट टॉक्सिक होता है, यूरिक एसिड जो होता है वो लीस्ट टॉक्सिक होता है। अमोनिया को सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है और यूरिक एसिड को सबसे कम पानी की ज़रूरत होती है। ठीक है, एक्सक्रीशन के लिए। तो यही है यहाँ पे। यूरिक एसिड जो होता है ये लीस्ट टॉक्सिक होता है और लेस वाटर नीड। ठीक है, अमोनोटैलिज्म, अमोनिया जो जानवर जो है अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं उनको अमोनोटैलिज्म बोलते हैं। जो यूरिया रिलीज करते हैं उसको यूरियोटेलिक बोलते हैं, और जो यूरिक एसिड रिलीज करते हैं उसको यूरिक टैलिक बोलते हैं। ठीक है, उनको यूरिक टैलिक बोलते हैं। ठीक है, तो अमोनोटैलिज्म में कौन से होते हैं जानवर, ये देखें। सबसे पहले अमोनोटैलिज्म में कौन से ना, बोनीफिश जो होती है वो अमोनोटैलिज्म होती है। एक्वस एम्फीबियन जो होते हैं वो अमोनोटैलिज्म शो करते हैं। और एक्वस इंसेक्ट, एक्वस एम्फीबियन, एक्वस इंसेक्ट और बोनीफिश, बोनीफिश। ठीक है, बोनीफिश का एग्जांपल बताओ इसमें कमेंट्स में। बोनीफिश, एक्वस एम्फीबियन और एक्वस इंसेक्ट्स। ठीक है, ये जो होता है रेडली सल्यूबल होता है वाटर के अंदर, और डिफ्यूजन थ्रू द गिल्स, ये गिल्स के थ्रू डिफ्यूज हो जाता है, और वेरी लेस और नो सिग्निफिकेंट। तो इसमें जो होता है किडनी का, अमोनोटैलिक एनिमल्स में किडनी का कोई रोल नहीं होता। ये जो अमोनिया होता है ना ये गिल्स के थ्रू डिफ्यूज हो जाता है बाहर। ठीक है, तो एक्सक्रीशन कौन करता है यहाँ पे? गिल्स ही करते हैं। ठीक है, रोल ऑफ किडनी जो होता है, कोई किडनी का रोल नहीं होता, किडनी होती नहीं है ऐसे जानवरों के अंदर। अब जैसे बोनीफिश हो गया, एक्वास एम्फीबियन और एक्वास इंसेक्ट, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान में रखना। मोस्ट टॉक्सिक होते हैं और जो होते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत पड़ती है इसको एक्सक्रीट करने के लिए। ये हो गया सारा अमोनिया, अमोनोटैलिज्म में जो भी क्वेश्चन आएगा इसमें ही आएगा। एक चीज और है, अमोनिया कहाँ पे बनता है, अमोनिया कहाँ पे बनता है, ये चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, और यूरिया कहाँ पे बनता है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। खैर अमोनिया को तो यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा, लेकिन यूरिया का मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। हाँ, एक जो है NCERT में पॉइंट है मालफिजियन ट्यूब्यूल्स से रिलेटेड, जो तुम्हारा वो होता है कॉकरोच में जो मालफिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो अमोनिया, सॉरी, वो यूरिक एसिड को रिलीज़ करते हैं। जो कॉकरोच होता है वो यूरिक एसिड रिलीज करता है, और वो जो यूरिक एसिड होता है वो कहाँ बनता है? वो बनता है इनसाइड द मतलब मार्फेजियन ट्यूब्यूल्स में बनता है। तो वो गिवन है, और यूरिया का गिवन है। तो अमोनोटैलिस में सारा कंप्लीट हो गया। अब यूरिक टैलिक में, यूरिक टैलिक में क्या किस में होता है? यूरिया किस में बनता है? तो यूरिक किस चीज़ में बनता है तुम्हारा? मराइन जो फिशेज होती है, ठीक है, वो यूरिया बनाती है। जो मैमल्स होते हैं, मतलब कि हम हो गए, इनमें यूरिया बनता है। ठीक है, और बहुत सारे टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस भी होते हैं। ठीक है, जिनमें यूरिया बनता है। और मैनी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है, मराइन फिशेज हो गई और मैमल्स हो गए, ये तीनों इसके एग्जांपल्स हैं, अच्छे से याद रखना। अब है अमोनिया से यूरिया बनता कहाँ पे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमोनिया में यूरिया बनता है लीवर के अंदर। ठीक है, और फिर ये यूरिया जो है ब्लड में किडनी के अंदर फिल्टर होता है और एक्सक्रीशन। तो किडनी का काम यहाँ पे यूरिया बनाना नहीं है। ठीक है, कन्फ्यूज़न मत रखना ये बिल्कुल भी। किडनी का काम जो होता है सिर्फ और सिर्फ, किडनी का काम क्या होता है? सिर्फ इसको फिल्टर करना, यूरिया को। बनाता कौन है? लीवर बनाता है। अब है यूरिक टैलिक। यूरिकोटैलिक जो होते हैं ना, ये किसके अंदर होते हैं? ये रेप्टाइल्स के अंदर यूरिक टैलिक होते हैं। रेप्टाइल्स बर्ड जो होती हैं, आपने देखा हो ना, बीट होती है उनकी, तो ये बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड वो यूरिक टैलिक होती हैं बर्ड्स भी। और जो लैंड स्नेल्स होते हैं, लैंड स्नेल हो गए, वो यूरिक टैलिक, और इंसेक्ट्स हो गए। एक्वाटिक इंसेक्ट्स का एग्जाम्पल है अमोनोटैलिज्म, और इंसेक्ट्स का एग्जाम्पल है यूरिक टैलिक, इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो यूरिक टैलिक के एग्जाम्पल्स ही हो गए।
यूरिक टैलिक क्या एक्सक्रीट करते हैं? यूरिक एसिड। और यूरिक एसिड जो होता है सबसे कम टॉक्सिक होता है और सबसे ज़्यादा वो सबसे कम पानी लगता है और सबसे कम टॉक्सिक होता है यूरिक एसिड। ये दो इसके पॉइंट हो गए, लिख देता हूँ, लीस्ट टॉक्सिक और लीस्ट वाटर नीडेड। अब है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में कौन से एक्सक्रीटरी वो होते हैं यूज़? तो देखो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स क्या क्या यूज़ होते हैं। तो पहला है माल्फिजियन ट्यूब्यूल, थोड़ा सा कर लेते हैं। माल्फिजियन ट्यूब्यूल किस में होती है? माल्फिजियन ट्यूब्यूल जो तुम्हारे कॉकरोचेस होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उसके अंदर होती है माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। ये क्या करता है? रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजन वेस्ट एंड एस्मो रेगुलेशन में काम होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन किसके अंदर होता है माल्फिजियन ट्यूब्यूल? मोस्ट इंसेक्ट्स के अंदर होता है ये, ठीक है। एग्जाम्पल इसका कॉकरोचेस हो गया, ठीक है। एंटेनल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड। फिर जो है क्रुस्टेशियन जो प्रॉन्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है? एंटेनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। माल्फिजियन ट्यूब्यूल किसके अंदर है? इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एंटेनल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड किस में होता है? क्रुस्टेशियन प्रॉन्स। फिर है तुम्हारा जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उसके अंदर किडनी होती है, ठीक है। और इनवर्टिब्रेट जो होते हैं वो सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म्स के होते हैं, मतलब इनमें सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म्स होता है। और वर्टिब्रेट जो होता है उनमें किडनी होती है। किडनी क्या होती है? कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है। ये एज इट इज़ मैंने एनसीईआरटी की लाइंस को लिखा हुआ है, इसलिए तुम्हें जो है ये इस लैंग्वेज में लिखा है। तो ये एनसीईआरटी का अगर स्टेटमेंट आता है तो भी तुम आराम से कर सकते हो। कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन होता है किडनी। अब है फोटोनेफ्रिडिया फ्लेम सेल। फोटोनेफ्रिडिया फ्लेम सेल्स किसके अंदर होते हैं? ये तुम्हारे प्लेटिहेलमिन्थेस जो होता है उनके अंदर। प्लेनेरिया एग्जाम्पल हो गया इसका, रोटिफर, सम एनलिड्स एंड सेफलोकॉर्डेटा लाइक एम्फियोक्सिस। सेफलोकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा ट्यूनिकॉर्डेटा एक सब फाइलम होता है वर्टिब्रेटा के अंदर, और सेफलोकॉर्डेटा जो होता है दूसरा सब फाइलम होता है, और वर्टिब्रा तीसरा सब फाइलम होता है। तो सेफलोकॉर्डेटा एम्फियोक्सिस के अंदर क्या होता है? आपका प्रोटोनेफ्रिडिया फ्लेम सेल्स होता है, ठीक है। सेफलोकॉर्डेटा, प्लेटिहेलमिन्थेस, रोटिफर्स, सम एनिलिड्स, और ये तुम्हारे इसका एग्जांपल हो गए। अब है नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया किसके अंदर होता है? नेफ्रिडिया क्या होता है? ट्यूबुलर होता है, आयनिक, और जो है तुम्हारा आयनिक बैलेंस को करता है ये। और ये किसके अंदर होता है? अर्थवर्म और अदर एनिलिड्स के अंदर होता है। अर्थवर्म और एनिलिड्स जो होता है बाकी के, उसके अंदर नेफ्रिडिया प्रेजेंट होता है। तो किस किस के अंदर क्या क्या होता है ये तुम्हें अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। एनसीईआरटी रखना अपने पास में, और ये जो है पॉइंट्स लिखते रहना। अब है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है उसमें क्या क्या होता है? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है? किडनी होती है, यूरेटर्स होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, ठीक है। तो किडनी के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है पहले वो कवर करते हैं। किडनी के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है? किडनी जो होती है लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लुम्बर, लास्ट थोरेसिक थर्ड लुम्बर वर्टिब्रा के बीच होती है। लास्ट थोरेसिक थर्ड लुम्बर। अब देखो ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, यहाँ पे एनसीईआरटी में 4 जगह पे हैं जहाँ पे ये लोकेशंस दे रखी हैं। जैसे किडनी में लास्ट थोरेसिक थर्ड लुम्बर वर्टिब्रा हो गया। और तुम्हारा अभी हमने पढ़ा था मतलब हमने क्या पढ़ा था ब्रीदिंग चैप्टर में? ब्रीदिंग चैप्टर में क्या पढ़ा था कि फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पे जो है तुम्हारा ट्रैचिया जो है ब्रोंचाई में डिवाइड होता है फिफ्थ थोरेसिक पे, और ये लास्ट थोरेसिक और थर्ड लंबर वर्टिब्रा के बीच होती है किडनी। और इसके बाद में स्कैपुला जो होता है, स्कैपुला जो होता है तुम्हारा रिब्स के अकॉर्डिंग होता है, 2 और 7th रिब के बीच में होता है स्कैपुला शायद। तो ये जो लोकेशंस है ना भाई, इसको बहुत ध्यान से याद रखना, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। फिर है किडनी जो होती है डोर्सल इनर वॉल क्लोज टू द एब्डोमेन होती है, डोर्सल इनर वॉल क्लोज टू द एब्डोमेन, ठीक है। 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती हैं ये, 5 से 3 सेंटीमीटर विड्थ में होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर थिकनेस होती है, 120 से 170 ग्राम होती है। अब देखो जो चीज़ें ना बहुत जगह दे रखी होती हैं, जो इन्फॉर्मेशन बहुत जगह दे रखी होती है, जैसे कि ये जैसे कि जो लेंथ वगैरह चीज़ें होती हैं ना, इसको ज़्यादा तुम्हें रिवीजन ज़्यादा करना है इसको, क्योंकि भूलने के चांसेस बहुत हैं कि किडनी की क्या लेंथ होती है, फ्लोपियन ट्यूब की क्या लेंथ होती है, ओवम की क्या लेंथ होती है, आरबीसी, ये सब चीज़ें जो होती हैं, और टेस्टिस वगैरह ये कई जगह लिखी हैं तो कन्फ्यूज़न हो सकता है। अब जैसे 120 से 170 ग्राम है, आप कहीं और बहुत कम जगह पे लिखा होता है वेट का, तो इस वजह से वेट वगैरह में इस पॉइंट्स में कन्फ्यूज़न नहीं होगा। लेकिन ये जो लेंथ है, वेट और थिकनेस है, इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो ऐसे पॉइंट्स को हमें ज़्यादा फोकस करना होता है, ठीक है। तो और ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया। बाकी डोर्सल इनर वॉल पे होता है, ये तो नॉर्मल है, ठीक है।
अब इसमें क्या क्या होता है ये देखो, ये आज आ सकता है सबसे, ये इन्फीरियर वेना कावा होता है और ये तुम्हारा होता है डोर्सल अरोटा, ठीक है। इन्फीरियर वेना कावा एंड डोर्सल अरोटा, इन्फीरियर वेना कावा एंड डोर्सल अरोटा, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट वो है, जब डायग्राम्स देखोगे तो इन्फीरियर वेना कावा और डोर्सल अरोटा। ये किडनी हो गया जो हमारे पैर में होती है किडनी। ये तो बहुत ही बच्चे के लेवल का क्वेश्चन है, अब ये तो पूछेंगे नहीं तुमसे। जो किडनी के ऊपर होता है ये एड्रेनल ग्लैंड होता है। अब ये तुम्हारी रीनल आर्टरी होती है, रीनल आर्टरी आती है जो किडनी की तरफ, उसको रीनल, रीनल का मतलब ही किडनी से होता है, तो जो उसकी तरफ आर्टरी आती है रीनल आर्टरी होती है, ठीक है। और इसमें तुम्हारा थोड़ा सा किडनी के बारे में पढ़ते हैं। ये तुम्हारा पेल्विस होता है, ये तुम्हारा मेडुला होता है, ये तुम्हारा कॉर्टेक्स होता है। जो ये पिरामिड होते हैं ये मेडुलरी पिरामिड कहते हैं इसको, ये कॉर्टेक्स रीजन होता है। और ये इनके बीच का जो पार्ट होता है इसको तुम्हारा कॉलम होता है बटनी बोलते हैं। ये मेडुला के बीच में जो कॉर्टेक्स का रीजन होता है। ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया, यूरेटर हो गया, ये पेयर ऑफ यूरेटर हो गया। तो इनमें भी कंफ्यूज मत होना, वैसे अगर तुमने पहले पढ़ रखा होगा तो इसमें कंफ्यूज नहीं होगे। उसके बाद में अब चलते हैं तुम्हारा पॉइंट्स पे। एक इनर कनकेव सरफेस होती है, जो कनकेव नॉच होता है ना, इसको हाइलम बोलते हैं। ये वाला रीजन जो होता है इसको हाइलम बोलते हैं, ठीक है। कनकेव शेप का होता है ये, ठीक है। इससे क्या क्या गुजर रहा होता है, हाइलम से यूरेटर, ब्लड वेसल्स और नर्व्स एंटर करती है। यूरेटर, ब्लड वेसल और नर्व, तो ये बेटा ये पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट है। यूरेटर, ब्लड वेसल्स और नर्व्स एंटर करती है, ठीक है। टुवर्ड द कनकेव सरफेस द नॉच हाइलम, इनर टू द हाइलम द ब्रॉड फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। ये जो हाइलम होता है इसके अंदर की साइड में क्या होता है, एक रीनल पेल्विस नाम का फनल शेप स्ट्रक्चर होता है। ये रीनल पेल्विस का पूरा नाम होता है, अगले वाले डायग्राम में ज़्यादा अच्छे से लिखा होगा, रीनल पेल्विस होता है। और इस रीनल पेल्विस में से जो है प्रोजेक्शन निकल रहे होते हैं कैलिक्स के। ये ब्रांचेज निकल रही है ना, ये इसको कैलिक्स बोलते हैं। ये वाला डायग्राम ज़्यादा बेटर है। तो तुम्हारा ये जो होता है हाइलम होता है, ठीक है। ये रीनल आर्टरी आ गई, ये रीनल वेन हो गई। इसमें इंपॉर्टेंट है ये रीनल आर्टरी, रीनल वेन। जब तुम्हारा डायग्राम होगा ना तो समझ में नहीं आएगा, वैसे मैं बोल दूँ ये क्या है क्या नहीं है, अभी तो कलर दिख रहा है, ठीक है, लेकिन उसमें डायग्राम में कलर नहीं दिखेगा। तो ऊपर रीनल आर्टरी, नीचे रीनल वेन होती है। और वो जो अरोटा और जो है ना वेंट्रल वेना, इंफीरियर वेना कावा, ठीक है, उसमें भी ध्यान रखना उस चीज़ का। इन्फीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा नहीं, इन्फीरियर वेना कावा। क्वेश्चन बहुत तगड़े बनाते हैं, तुम्हें बिल्कुल ख़त्म करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चंस के। तो ये मेडुलरी पिरामिड होता है। ये इसका जो लिखी हुई है लाइन ये एनसीईआरटी में। तो जो किडनी होती है इसको दो लेयर होती है, एक आउटर होती है, एक इनर लेयर होती है। आउटर जो होती है टफ कैप्सूल से बनी हुई होती है, ठीक है। रीनल कैप्सूल भी बोलते हैं इसको, टफ कैप्सूल से बनी हुई होती है। और इनर जो होता है लेयर किडनी की, वो कॉर्टेक्स और मेडुला से बनी हुई होती है। मेडुला जो होते हैं फ्यू कॉनिकल मासेस प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलिक्सेस, ये कैलिक्सेस होते हैं, ठीक है। ये इसके अंदर को प्रोजेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये मेडुलरी मासेस, तो इसको क्या बोलते हैं, मेडुलरी वो बोलते हैं। डायग्रामेटिक स्टडी, मैंने देखो इसमें डायग्राम में इसलिए लिखा है क्योंकि डायग्राम से बहुत आराम से समझा जा सकता है और डायग्राम भी याद हो जाता है साथ में। तो इतना अगर तुम इसको याद करोगे, इसको पढ़ोगे, ये सब इन्फॉर्मेशन पढ़ोगे, बहुत टाइम लग जाएगा। तो डायग्रामेटिक स्टडी करने में ज़्यादा मैं सही, मेरे को डायग्रामेटिक स्टडी सही लगती है। अब आगे की बात करते हैं। ये जो तुम्हारे ये तो मेडुलरी पिरामिड हो गई, ये जो रीजन होता है इसको कॉर्टेक्स होता है। कॉर्टेक्स जो होता है एक्सटेंड बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड, तो ये तो कॉर्टेक्स हो गया। अब ये रीनल कॉलम क्या होता है, ये रीनल कॉलम जो ये बीच में होते हैं ना, ये वाला पार्ट जो होता है इसको क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स। ये कॉर्टेक्स का पार्ट होता है एक्सटेंडेड बिटवीन द मेडुलरी, दो मेडुलरी पिरामिड के बीच में एक्सटेंडेड पार्ट होता है कॉर्टेक्स। अब आगे चलते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा ये रीनल आर्टरी, ये रीनल वेन हो गया। ये तुम्हारा क्या था, ये तुम्हारे क्या था, ये मेरे को उसमें लिखना अब आंसर में, कमेंट में, अगर देखोगे वीडियो तो। वैसे तो कोई देखेगा नहीं। अब ये रीनल पेल्विस होता है और ये यहाँ से जो है कैलिक्स निकलते हैं, ठीक है। और ये जो होता है ये क्या आ रहा होता है, ये यूरेटर होता है, ठीक है। ये यूरेटर होता है, ये रीनल पेल्विस होता है, ये कैलिक्स होता है, ये हाइलम होता है, ये पूरा नॉच होता है कनकेव शेप। अब आगे चलते हैं। हर किडनी में ना, हर हर किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। और नेफ्रॉन क्या होती है, किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है। तो एक इंसान के अंदर कितने नेफ्रॉन होंगे, 2 मिलियन, अगर इंडिविजुअल की बात करी जाए तो, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें। अब जो नेफ्रॉन होते हैं इसका फंक्शनल यूनिट, ठीक है, और 1 मिलियन होते हैं किडनी में। अब बात करते हैं ग्लोमेरुलस।
नेफ्रॉन के पास दो पार्ट होते हैं, एक ग्लोमेरुलस होता है, एक रेनल ट्यूब्यूल्स होते हैं। ग्लोमेरुलस क्या होता है, ये टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, ये एफरेंट आर्टिकल नाम की कैपिलरी होती है, उससे मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, किससे बना होता है, एफरेंट आर्टिकल नाम की कैपिलरीज से बनता है ये ग्लोमेरुलस। ठीक है, और ग्लोमेरुलस जो होता है उससे जो ब्लड आगे जाता है वो जाता है ईफरेंट आर्टियोल से, ईफरेंट आर्टियोल के द्वारा जो है ग्लोमेरुलस से ब्लड जाता है। ठीक है, तो बनता किससे है वो गुच्छा, टफ्ट टफ्ट का मतलब होता है गुच्छा, ये गुच्छा बना होता है एफरेंट आर्टियोल से और आगे ब्लड जाता है थ्रू द ईफरेंट आर्टियोल। ठीक है, तो पहली चीज़ है नेफ्रॉन में दो पार्ट होते हैं, ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल जो है, जो सबसे पहला पार्ट होता है उसका बोमेंस कैप्सूल होता है। बोमेंस कैप्सूल क्या करता है, ये ग्लोमेरुलस जो होता है इसको कवर करके रखता है इस तरीके से। ये तुम्हारा बोमेंस कैप्सूल है, ये तुम्हारा टफ्टो एफरेंट आर्टियोल मतलब कि ग्लोमेरुलस है, तो इसको इस तरीके से रखता है ये। ठीक है, तो बोमेंस कैप्सूल जो है इनक्लोजिंग द ग्लोमेरुलस एंड डबल वॉल्ड कैपिलरीज डबल वॉल्ड होता है, कप लाइक होता है ये। ठीक है, अब ये बोमेंस कैप्सूल जो है, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल को मिलके जो बनती है वो माल्फिजियन बॉडी या फिर रेनल कॉर्पस्कल कहते हैं इसको। ठीक है, इससे मिलके ये बनता है। अब ये जो बोमेंस कैप्सूल है ना, ये बोमेंस कैप्सूल जो होता है कप शेप्ड होता है, इसका शेप का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कप शेप होता है ये। फिर ये बोमेंस कैप्सूल आगे जाके जो है पीसीटी बनाता है, पीसीटी जो होता है हाईली कॉइल्ड होता है। फिर ये पीसीटी आगे जाके डीसीटी बनाता है, डीसीटी जो होता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होता है तुम्हारा हाईली कॉइल्ड होता है ये भी। और उसको पीसीटी को प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं, इसको डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं। फिर डीसीटी जो है, डीसीटी आगे जाके जो है मैनी डीसीटी ऑफ मैनी नेफ्रॉन, कई सारे नेफ्रॉन के डीसीटी मिलके जो है कलेक्टिंग डक्ट बनाते हैं। ठीक है, जो कि स्ट्रेट ट्यूब होती है, ऐसे लिखा आ सकता है। तो कलेक्टिंग डक्ट बनाते हैं जो कि स्ट्रेट ट्यूब होती है। और मैनी सीडी मतलब कि कलेक्टिंग डक्ट कई सारे कन्वर्ज होते हैं और ओपन इनटू रीनल पेल्विस, ये रीनल पेल्विस में ओपन होते हैं कलेक्टिंग डक्ट्स। और कलेक्टिंग डक्ट्स ये रीनल पेल्विस में ओपन होते हैं थ्रू द मेडुलरी पिरामिड, मेडुलरी पिरामिड में से निकल के मेडुलरी पिरामिड में से निकल के कलेक्टिंग डक्ट जो है रीनल पेल्विस के अंदर ओपन होते हैं। और बस यहीं तक है, मतलब अभी इसमें जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ तक दे रखी है, उसके बाद में आगे का पढ़ेंगे। तो अभी इसमें क्या है, सॉरी एक गलती हो गई मेरे से, डीसीटी जो है ना वो पीसीटी के बाद डीसीटी नहीं आता है, पीसीटी के बाद में हेनलेस लूप आता है। मैंने ये गलती करती, हेनलेस लूप जो होता है, हेनलेस लूप जो होता है ये हेयर पिन शेप का होता है, तो इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, पहले इसका डिसेंडिंग लिम्ब पे जाता है, पहले डिसेंडिंग आता है, पहले डिसेंडिंग लिम्ब पे डीसीटी वो पीसीटी जो है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है तुम्हारा डिसेंडिंग लिम्ब पे जाता है ऑफ हेनलेस लूप, फिर वो असेंडिंग लिम्ब पे जाता है, फिर असेंडिंग लिम्ब से जो है फिर डीसीटी आता है। ठीक है, जो कि हाईली कॉइल्ड होता है। फिर डीसीटी से सीटी, मतलब बहुत सारी डीसीटी मिलके सीटी बनाती हैं और सीटी से फिर बहुत सारी सीटी कन्वर्स होती हैं और रीनल पेल्विस में निकलती हैं। मैं इसका जो है सीक्वेंस बना देता हूँ। बोमेंस कैप्सूल, उसके बाद में पीसीटी, फिर हेनलेस लूप जो कि डिसेंडिंग पहले आता है, डिसेंडिंग, फिर हेनलेस लूप का असेंडिंग, उसके बाद में डीसीटी, फिर सीडी, उसके बाद में क्या आता है, फिर ये आउटर बाहर चली जाती है तो रेनल पेल्विस से क्या जाता है, यूरेटर। ठीक है, तो ये है। और इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन और ऐड कर देते हैं, जैसे कि किस किस शेप की होती हैं। ये डबल कप शेप्ड होती है, डबल कप शेप्ड। और पीसीटी क्या होती है, हाईली कॉइल्ड। ये कैसी होती है, हेयर पिन, दोनों को मिला के। डीसीटी कैसी होती है, हाईली कॉइल्ड। सीडी कैसी होती है, स्ट्रेट ट्यूब। सब देखो एक साथ आ सकते हैं ये। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, एक ही क्वेश्चन में आ जाएंगे ये। और रीनल पेल्विस कैसी होती है, रीनल पेल्विस का नहीं दिया,
तो भाई यही होती है। अब रीनल सीडी जो है थ्रू द कैलिक्स होके आती है, मेडुलरी फिलामेंट से कैलिक्स के थ्रू रीनल पेल्विस में आती है। ठीक है, तो सिक्वेंशियल क्वेश्चन बन सकता है इससे, फिर यूरेटर। अब है आगे चलते हैं। देखो, जो नेफ्रॉन्स होती है ना, वो दो टाइप की नेफ्रॉन्स होती है। एक होता है, एक मेजर जो नेफ्रॉन्स होती है वो होती है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। ठीक है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स का मतलब होता है वो कॉर्टिकल रीजन्स में रह जाती हैं। इनके जो ये होती हैं, ये शॉर्ट नेफ्रॉन्स होती हैं। इनके जो हेललेस लूप होते हैं ये बहुत छोटे होते हैं और बहुत कम मेडुलरी रीजन में बहुत कम पहुंच पाते हैं ये। ठीक है, और दूसरी होती हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ये कम होती हैं, लेकिन ये डीप इन द मेडुला में डीप इन द मेडुला तक पहुंच पाती हैं, और इनका हेललेस लूप जो होते हैं बड़े लंबे होते हैं। ठीक है, तो ये दो टाइप की नेफ्रॉन्स होती हैं। उसके बाद में अब चलते हैं वासा रेक्टा। वासा रेक्टा जो होती है, ये जो तुम्हारा हेललेस लूप होता है ना, इसके साथ में ही एक जो होती है आर्टरी भी साथ में चल रही होती है, जिसे वासा रेक्टा बोला जाता है, और वो यू शेप्ड की होती है आर्टरी। ठीक है ना, हेललेस लूप को यू शेप मत समझना, हेललेस लूप हेयरपिन शेप्ड है और वासा रेक्टा यू शेप्ड है। और ये तुम्हारा बोमेंस कैप्सूल जो होता है डबल कप शेप्ड होता है। वासा रेक्टा जो होती है ना, वासा रेक्टा जो होती है ये एब्सेंट होती है या फिर हाईली रिड्यूस्ड होती है किसमें, मेजर नेफ्रॉन्स के अंदर। ठीक है, अब अब करते हैं बात तुम्हारी यूरिन फॉर्मेशन की। यूरिन फॉर्मेशन की बात करते हैं, तो यूरिन फॉर्मेशन में क्या क्या है देखो। यूरिन फॉर्मेशन में होते हैं तीन पार्ट। पहला पार्ट है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, दूसरा पार्ट है रीअब्जॉर्प्शन, और तीसरा पार्ट है सिक्रेशन। इसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, यूओएफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में। तो कितना फिल्ट्रेशन क्या स्पीड से होता है, कैसे होता है, तो देखते हैं। तो हमारा जो किडनी है ना, तो पहले तो ये तीन पार्ट पता होने चाहिए आपको, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन। अब हमारी जो किडनी है, हमारी 1100 से लेकर 1200 ml पर मिनट ऑफ द ब्लड को फिल्टर करती है। मतलब कि जैसे हमारा ब्लड कितना ब्लड पंप करता है एक मिनट में, 5000 लीटर हमने पढ़ा था ना। जो कार्डियक आउटपुट होता है वो कितना होता है, वो 5000 ml का होता है या 5 लीटर का होता है। और ये क्या 1100 से 1200, मतलब कि 1/5 ऑफ द ब्लड पम्प्ड बाय द ईच वेंट्रिकल। ठीक है, ये ऐसा ईच वेंट्रिकल डायरेक्टली इसमें लिखा हुआ है तो मैंने कर दिया। ईच वेंट्रिकल लिखा हुआ है तो मैंने ऐसे लिखा है। ठीक है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में कोई पंगा नहीं होना चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं रखना बिल्कुल भी। तो ये 1/5 ऑफ द ब्लड को पर मिनट फिल्टर करती है किडनी। ठीक है, अब है एपिथेलियम। एपिथेलियम तो बायोमास कैप्सूल। तो ये जो अब हम फिल्ट्रेशन की बात कर रहे हैं ना, तो फिल्टर कितना करती है ये तो हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं कि फिल्ट्रेशन होता किसकी वजह से। देखो, फिल्ट्रेशन होता है ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर की वजह से होता है। ठीक है ना, एक प्रेशर होता है जिसकी वजह से ये फिल्ट्रेशन होता है, उसको ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अब ये इसमें 3 लेयर्स में फिल्ट्रेशन होता है। पहला होता है एंडोथीसियम ऑफ द एफरेंट, एंडोथीसियम ऑफ द एफरेंट एंडोथीलियम ऑफ द एफरेंट आर्टियोल। एफरेंट आर्टियोल के एंडोथीलियम हो गई है। ठीक है, और ये बीच में होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इसके बाद में होती है एपिथेलियम ऑफ द वोमेंस कैप्सूल कंटेन्स पोडोसाइट्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्या पार्ट है कि ये जो होती है वोमेंस कैप्सूल, इसमें पोडोसाइट्स होते हैं, पोडोसाइट्स होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे पोर्स बनाते हैं जो फिल्ट्रेशन स्लिट्स की तरह काम करते हैं। तो वोमेंस कैप्सूल के अंदर पोडोसाइट्स होते हैं, कंफ्यूज मत होना, एफरेंट आर्टियोल के अंदर नहीं होते। ठीक है, तो पोडोसाइट किस में होते हैं, वोमेंस कैप्सूल के अंदर पोडोसाइट्स होते हैं। अब बात करते हैं एपिथेलियम ऑफ द वोमेंस कैप्सूल। एपिथेलियम ऑफ द वोमेंस कैप्सूल हैव द पोडोसाइट्स इन द इंटीग्रेट मैनर कॉल्ड द फिल्ट्रेशन सिलिट्स। इसको क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन सिलिट बोलते हैं। अब है फिल्ट्रेशन सिलिट बोलते हैं इसको। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 3 पार्ट्स इसमें होते हैं, कंफ्यूज मत होना भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखना। पोडोसाइट होता किसमें, एटलीस्ट इतना तो याद ही रखना। ठीक है, फिर तो याद हो ही जाएगा, तुम्हें याद आ ही जाएगा। ये मैं इसमें नहीं कर रहा, लेकिन तुम्हें ये याद रखना है, पोडोसाइट होते हैं इसमें। ठीक है, ये तो रीडिंग 1-2 रीडिंग मारोगे तो अपने आप याद रह जाएगा। अब अगला चलते हैं, अगले में क्या है। अब देखो,
हमारी जो किडनी होती है वो फ़िल्ट्रेशन तो 1100 ml पर मिनट करती है, लेकिन जो फ़िल्ट्रेट बनता है वो 125 ml पर मिनट बनता है। तो हमारे ब्लड को छानती कितना ब्लड को छानती है, फ़िल्ट्रेशन कितना होता है 1100, और फ़िल्ट्रेट कितना बनता है वो बनता है 125 पर मिनट बनता है, 125 ml पर मिनट बनता है, और पूरे दिन में हमारा 180 लीटर पर डे बनता है, ठीक है, एक हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर। तो ये जो 1100 ml पर मिनट जो फ़िल्ट्रेशन का रेट होता है इसको GFR बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फ़िल्ट्रेशन रेट, ठीक है। हमारे पास एक इनबिल्ट मैकेनिज्म होता है जो कि जीएफआर को कंट्रोल कर सकता है, उसको क्या कहते हैं, इसमें क्या होता है, ये एक एफिशिएंट मैकेनिज्म होता है जिसमें क्या होता है, जो किस चीज़ से बना होता है, ये जो डीसीटी और एफरेंट आर्टियोल की जो लोकेशन जहाँ पे ये दोनों जुड़ रहे होते हैं ना, डीसीटी और एफरेंट आर्टियोल जहाँ पे ये जंक्शन जो लोकेशन इनका जंक्शन का लोकेशन होता है, वहाँ के सेल्स में मॉडिफिकेशन होने की वजह से, ठीक है, ये वाला जेजीए अपैरेटस बनता है, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपैरेटस, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपैरेटस, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपैरेटस बनता है जेजीए, ठीक है, किससे, डीसीटी और एफरेंट आर्टियोल जहाँ पे जुड़ रहे होते हैं वहाँ उनका उन सेल्स का सेलुलर मॉडिफिकेशन होने की वजह से जेजीए बनता है। और जीएफआर जो है जब गिरता है तो ये एक्टिवेट करता है जेजी सेल्स को, और जेजी सेल्स क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। जब जीएफआर गिरता है तो जेजी सेल्स जो होते हैं, एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स, क्या करते हैं, ये रिलीज करते हैं रेनिन। इसमें क्या याद रखना है, रेनिन, और उससे क्या होता है, जीएफआर वापस बढ़ जाता है, जीएफआर इंक्रीजेस। क्या होता है इससे, जीएफआर इंक्रीजेस, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, जीएफआर इंक्रीजेस। अब है, तो इसमें याद क्या रखना है, रेनिन का याद रखना अपना, रेनिन होता है इसमें रिलीज, रेनिन, ठीक है। अब है हमारे, अगर हम कंपैरिजन करें कि हमारे बॉडी में कितना यूरिन बनता है और कितना हम फिल्ट्रेट बनाते हैं, तो 180 लीटर पर डे हम फिल्ट्रेट बनाते हैं और सिर्फ 1.5 लीटर यूरिन बनाते हैं। तो इसका मतलब कि हमारे बॉडी में 99% जो चीज़ें हैं वो रिअब्जॉर्ब हो जाती हैं, जो 99% जो है रिअब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो और कौन करता है ये 99% रिअब्जॉर्प्शन, ये रीनल ट्यूब्यूल जो होते हैं ना, जो हमने पढ़े अभी, पीसीटी डीसीटी, ये सब जो होते हैं ये सब मिलके करते हैं। अब हमारी बॉडी में जो होता है रिअब्जॉर्प्शन दो टाइप का होता है। अब हमने पहला फिल्ट्रेशन तो कंप्लीट कर लिया, ठीक है, उसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं, ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं। और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की मैंने एक वो छोड़ दी, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की डेफिनेशन क्या होती है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में जो होता है ब्लड का इतना फाइनली फिल्ट्रेट होता है कि सेल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्लाज्मा एक्सेप्ट द प्रोटीन पास ऑन टू द ल्यूमन ऑफ द वोमेंस कैप्सूल, ठीक है। तो ऑल कंस्टिट्यूएंट जो होते हैं प्लाज्मा प्लाज्मा के, प्रोटीन को छोड़ के, तो वो ल्यूमन में चले जाते हैं वोमेंस कैप्सूल के, प्रोटीन को छोड़ के, एक्सेप्ट प्रोटीन, बस यहाँ पे यह ध्यान रखना, एक्सेप्ट प्रोटीन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में एक्सेप्ट प्रोटीन, सब चीज़ें जो है तुम्हारे ल्यूमन में चली जाती हैं, प्लाज्मा की, प्लाज्मा में जो भी चीज़ें होती हैं वो ल्यूमन में चली जाती हैं वोमेंस कैप्सूल के अंदर, प्रोटीन को छोड़ के, उसको क्या कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब ये हो गया 99% बाय द रीनल ट्यूब्यूल होता है। अब तुम्हारा दो टाइप का तुम्हारा रिअब्जॉर्प्शन हो सकता है। तो फिल्ट्रेशन पूरा हो गया, अब होता है रिअब्जॉर्प्शन, फिर होता है सिक्रेशन, तीन पार्ट होते हैं ना। फिल्ट्रेशन हो गया, अब है रिअब्जॉर्प्शन, फिर होता है सिक्रीशन। तो दो टाइप के रिअब्जॉर्प्शन हो सकते हैं, एक होता है पैसिव रिअब्जॉर्प्शन, एक होता है एक्टिव रिअब्जॉर्प्शन। पैसिव रिअब्जॉर्प्शन में क्या होता है, एक्टिव रिअब्जॉर्प्शन में क्या होता है। पैसिव रिअब्जॉर्प्शन देखो, मतलब कि इसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक्टिव रिअब्जॉर्प्शन में एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो पैसिव रिअब्जॉर्प्शन, पैसिव किस क्या होता है, नाइट्रोजन वेस्ट हो गया, वाटर इनिशियल सेगमेंट में, वाटर जो है इनिशियल सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन्स में जो होता है पैसिवली रिअब्जॉर्ब होता है, इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन्स, ठीक है। और नाइट्रोजनस वेस्ट, फिर है एक्टिव, एक्टिव ग्लूकोज और अमीनो एसिड और सोडियम जो होता है इसका होता है एक्टिव रिअब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब है एब्जॉर्ब, अब है तुम्हारा क्या क्या चीज़ एब्जॉर्ब होती है, क्या क्या चीज़ सेक्रेट होती है, और किसके बेसिस पे, मतलब अलग अलग उसमें। लेकिन इसके पहले हम कर लेते हैं, हमने क्या कर लिया, रिअब्जॉर्प्शन पूरा कर लिया। कौन कौन रिअब्जॉर्ब होता है, नाइट्रोजन बेस्ड वाटर रिअब्जॉर्ब होता है, और तुम्हारा ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स और सोडियम होता है एक्टिवली रिअब्जॉर्ब, ये पैसिवली होता है। अब है तुम्हारा ट्यूबुलर सेक्रेशन। ट्यूबुलर सेक्रेशन जो क्या करता है,
एच पॉजिटिव, के पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव को सिक्रीट करता है ताकि जो है आयनिक और एसिड बेस बैलेंस जो है बॉडी का बना रहे, आयनिक एसिड बेस बैलेंस जो है बॉडी का बना रहे, ठीक है। अब है यहाँ पे ये चैप्टर कितना बचा है, 30 मिनट हो गए भाई। ये चैप्टर 2 पेज का बचा है, इतना लंबा नहीं है ये चैप्टर। अब हमने देख लिया ट्यूबुलर सिक्रेशन। अब देखते हैं हम एक एक करके कि इसमें क्या सिक्रेट और क्या एब्जॉर्ब होता है। तो देखो सबसे पहले पीसीटी पे चलते हैं, डीसीटी पे और सीडी पे। देखो ऐसी चीज़ों को ना अपने बना लेना एनसीईआरटी के साथ में। तो पीसीटी क्या करता है, पीसीटी एब्जॉर्ब करता है एसेंशियल न्यूट्रिएंट और 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट जो है तो पीसीटी एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो है एब्जॉर्प्शन होता है पीसीटी में होता है। और पीसीटी जो बना हुआ होता है सिंपल क्यूबुलर ब्रश वाटर एपिथेलियम से बना हुआ होता है। सिंपल क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल से बेटा, क्यूबॉइडल, ठीक है ना, उसमें भी दिया हुआ है ये तुम्हारे स्ट्रक्चर में। तो सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश वाटर एपिथेलियम से बना हुआ होता है। ये क्या करता है, प्लस इसका सरफेस एरिया जो है इससे बढ़ जाता है और ये मेंटेन करता है पीएच को, मेंटेन करता है आयनिक बैलेंस को, मेंटेन करता है पीसीटी, ठीक है। तो पीसीटी में क्या एब्जॉर्ब होता है, क्या सिक्रेट होता है। सबसे पहले तो ये वाटर और न्यूट्रॉन और 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, ठीक है, इसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। और वाटर को, ठीक है। और साथ में SCO3 नेगेटिव को भी, बाइकार्बोनेट को भी ये एब्जॉर्ब करता है। और ये सिक्रेट क्या करता है, ये सिक्रेट करता है H पॉजिटिव, K पॉजिटिव और अमोनिया को इनटू फिल्ट्रेट में सिक्रेट करता है क्या, H पॉजिटिव, K पॉजिटिव और अमोनिया को, ठीक है। तो एब्जॉर्ब SCO3 नेगेटिव और एसेंशियल न्यूट्रिएंट 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर। और एब्जॉर्ब क्या करता है SCO3 नेगेटिव और सिक्रेट क्या करता है H पॉजिटिव, K पॉजिटिव और अमोनिया, ठीक है। अब है डीसीटी की बात करें तो डीसीटी क्या एब्जॉर्ब करता है, डीसीटी जो है कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na और H2O, वाटर और सोडियम का कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करता है डीसीटी। और SCO3 नेगेटिव को एब्जॉर्ब करता है। तो दोनों को ये क्या क्या एब्जॉर्ब करता है, SCO3 नेगेटिव, अमोनिया, वो सोडियम और वाटर को, ठीक है। लेकिन सोडियम और वाटर का क्या होता है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। और यहाँ पे सिक्रीशन किसका करता है, ये सिक्रीशन करता है H पॉजिटिव, K पॉजिटिव और अमोनिया का, ठीक है। दोनों में सेम है, ये पीसीटी और डीसीटी में सिक्रीशन वाला पार्ट सेम है, ठीक है। इसमें एक्स्ट्रा क्या है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na और H2O डीसीटी में। अब है सीडी क्या करता है, सीडी का मैंने अलग से लिख रखा है लेकिन इसका सिक्रीशन वाला पार्ट देख लो। ये सीडी क्या सिक्रेट करता है, यही सब सिक्रेट करता है H पॉजिटिव, K पॉजिटिव और यूरिया। स्पेशल क्या है इसमें, यूरिया इंटू मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम। तो यूरिया को ये सिक्रेट करता है, ठीक है। अब ये तुम्हारा एब्जॉर्प्शन सिक्रेशन देख लेना अच्छे से। अब आगे चलते हैं, पीसीटी मैंने बता दिया। और ये तुम्हारा अब जो है हेनलेस लूप में क्या होता है, हेनलेस लूप में सबसे पहली चीज़ जो होती है असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब होते हैं। और इसमें जो असेंडिंग लिम्ब होता है ना, जो ऊपर की तरफ को जाता है और डिसेंडिंग लिम्ब नीचे की तरफ को जाता है। असेंडिंग लिम्ब जो होता है उसमें मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है, ये एक स्टेटमेंट आ सकता है, ठीक है। However, in this region plays a significant role in maintenance of high osmolarity of medullary interstitium। तो ये AR बन सकता है। ये क्या होता है, हाई ऑस्मोलैरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स के अंदर। तो ये जो है ये चीज़ तुम्हें जो है वासा रेक्टा वाले पार्ट में समझ में आएगी, जो ये काउंटर करंट मैकेनिज्म की वजह से मेडुलरी रीजन में ये हाई कंसनट्रेशन ऑस्मोलैरिटी कर सकता है ये, ठीक है। उसके बाद में तुम्हारा इसमें डिसेंडिंग पार्ट क्या होता है, देखो डिसेंडिंग पार्ट जो होता है ये इम्परमीबल टू इलेक्ट्रोलाइट होता है। इसमें ये डिसेंडिंग पार्ट जो होता है ये इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इम्परमीबल होता है। तो ये कंसनट्रेट फिल्ट्रेट बनाता है और परमिएबल टू वाटर होता है। तो इसमें कन्फ्यूज़न बहुत होता है, इम्परमीबल टू इलेक्ट्रोलाइट होता है ये डिसेंडिंग पार्ट और परमिएबल टू वाटर होता है। और फिर भी ये कंसनट्रेटेड फिल्ट्रेट बनाता है। इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, परमिएबल टू वाटर, कंसनट्रेट फिल्ट्रेट, इम्परमीबल टू इलेक्ट्रोलाइट। फिर असेंडिंग पार्ट क्या होता है, असेंडिंग पार्ट डाइल्यूट करता है और ये मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है, मैंने बता दिया ये। और ये परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट होता है और इम्परमीबल टू वाटर होता है, ठीक है। और ये डाइल्यूट करता है, रिलीज इलेक्ट्रोलाइट्स इनटू द मेडुलरी रीजन। ये मेडुलरी रीजन में इलेक्ट्रोलाइट्स को रिलीज करता है जिससे कि डाइल्यूट होता है फिल्ट्रेट।
तो इसमें सबसे कॉमन क्वेश्चन ही क्या है, ये इम्परमिएबल किसका होता है और ये इम्परमिएबल किसका होता है। ये इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट डिसेंडिंग और असेंडिंग जो है इम्परमिएबल टू वाटर। तो और ये जो है डाइल्यूट करता है, मगर उल्टा होता है, इसका दिमाग में ध्यान रखना, ये डाइल्यूट करता है। इम्परमिएबल टू वाटर मगर डाइल्यूट, और ये परमिएबल टू वाटर मगर कंसनट्रेट। अब ये आगे डीसीटी का मैंने बता दिया, डीसीटी का ऊपर कवर कर दिया था। अब है सीडी का, थोड़ा अलग से मैंने लिख रखा है। सीडी में एक्स्ट्रा क्या सिक्रेट करता है, ये यूरिया सिक्रेट करता है इनटू मेडुलरी इंटरस्टिशियम, बाकी ऑस्मोलैरिटी रेगुलेट करता है ये, और पीएच आयन इम्बैलेंस सेलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव के पॉजिटिव तो करता ही है। अमोनिया यहाँ पे नहीं लिखा है, कि एच पॉजिटिव और के पॉजिटिव लिखा है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी बेस चलो, कहीं मत चलो। उसके अलावा लार्ज अमाउंट ऑफ H2 कैन बी रिअब्सॉर्ब्ड बाय सीडी। सीडी से काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ H2O जो है तुम्हारा रिअब्सॉर्ब किया जा सकता है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ H2O, ठीक है। और ये लॉन्ग डक्ट होती है, स्ट्रेट ट्यूब होती है, बताया था मैंने। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम कॉर्टेक्स टू द इनर मेडुला, कॉर्टेक्स से इनर मेडुला से होकर गुजरती है ये, ठीक है, रीनल पेल्विस में। मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। अब करते हैं मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन फिल्ट्रेट। मैमल्स के पास एबिलिटी होती है टू प्रोड्यूस द कंसंट्रेटेड यूरिन, द हेनलेस लूप एंड वासा रेक्टा प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन दिस। स्टेटमेंट क्वेश्चन आ सकता है ये, ठीक है, स्टेटमेंट वाला आ सकता है ये। क्या मैमल्स के पास में एबिलिटी टू प्रोड्यूस द कंसंट्रेटेड यूरिन, हेनलेस लूप एंड द वासा रेक्टा प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन दिस। फिर है इसमें क्या होता है, फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन द टू लिम्स ऑफ द हेनलेस लूप इन अपोजिट डायरेक्शन द फॉर्म द काउंटर करंट। तो वासा रेक्टर जो होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में करंट को फ्लो कर, वो ब्लड को फ्लो करती है, और हेनलेस लूप अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के काउंटर करंट बनाते हैं। ये पता है सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। तो इसको थोड़ी सी मैंने कोशिश करी है कि इसको आसानी से समझा जा सके। अगर मैं टॉप डिफ़िकल्ट टॉपिक्स में रखूँगा तो मैं कुछ, शायद मेरे पास टाइम मिला तो मैं वीडियो बना दूँगा डिफ़िकल्ट टॉपिक्स का, उसमें ये भी रहेगा वासा रेक्टा, क्योंकि ये बहुत जल्दी बोलते हैं हम। और एक चीज़ और है कि इसमें जो है ये वाली टेबल जो है इसको ध्यान रखना, और जो है इसके जो पॉइंट्स है, जैसे फिल्टर रेट कितना बनता है और फिल्टर कितना होता है, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना। अब है तुम्हारा पैसिव एक्टिव रिएब्जॉर्प्शन। अरे ये तो हो गया। तो देखो ये जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसमें कि ये कॉज कौन करवाता है ग्रेडियंट इसका। तो दिस ग्रेडियंट कॉज मेनली बाय द NaCl और यूरिया की वजह से। कैसे कर गए, NaCl और यूरिया की वजह से ये ग्रेडियंट जो है कॉज बाय द मेनली NaCl एंड यूरिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बनता है ये। उसके बाद में यहाँ पे क्या होता है, NaCl जो है ट्रांसपोर्टेड बाय द असेंडिंग लिम्ब से ऑफ हेनलेस लूप NaCl ट्रांसपोर्ट होता है किसमें, एक्सचेंज विद द, और ये एक्सचेंज होता है डिसेंडिंग लिम्ब विद द वासा रेक्टा, ठीक है। अब NaCl जो है ट्रांसपोर्ट होता है असेंडिंग लिम्ब से हेनलेस लूप के, फिर उससे एक्सचेंज होता है विद द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, फिर NaCl रिटर्न टू द इंटस्टिशियम, ये वापस इंटस्टिशियम में आ जाता है। और बाय द असेंडिंग वासा रेक्टा, मतलब कि इंटस्टिशियम क्या है, ये जो तुम्हारा फिल्ट्रेट वाली जो नली है उसको ये इंटस्टिशियम बोला गया है यहाँ पे। तो पहले कहाँ से, असेंडिंग लिंब ऑफ हेनले लूप जो है NaCl को एक्सचेंज करता है वासा रेक्टा के डिसेंडिंग से, और फिर वासा रेक्टा के डिसेंडिंग जो है वापस असेंडिंग लिम्ब, वासा रेक्टा का जो असेंडिंग लिम्ब है वो वापस कर देता है NaCl को रिटर्न इंटस्टिशियम बाय द वासा रेक्टा के असेंडिंग लिंब ऑफ वासा रेक्टा जो है वापस कर देता है उसको यूरिया को उसके अंदर, हेनलेस लूप के अंदर। सिमिलरली स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंटर्स इन द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेस लूप, ठीक है। तो ये हो गया कवर। ये मैंने जो चीज़ें लिखी हैं एग्जैक्टली एनसीईआरटी की लाइन से उठा के लिखी हैं, तो ये स्टेटमेंट वाइज भी आया, तो इसको 2-4 बार रीड करोगे तो स्टेटमेंट भी कवर हो जाएंगे। अब ये जो है ट्रांसपोर्टेड बैक बाय द कलेक्टिंग ट्यूब टू इंटस्टिशियम, ये कलेक्टिंग ट्यूब से जो है ट्रांसपोर्टेड बैक बाय द कलेक्टिंग ट्यूब टू इंटस्टिशियम में वापस ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है। इस पॉइंट को एज इट इज़ रट लो,
क्योंकि समझने बैठोगे ना तो बस समझते रह जाओगे, एग्जाम में फिर भी नहीं कर पाओगे। तो क्या होता है, सबसे पहले जो होता है असेंडिंग लिंक हेनलीज लूप का, फिर डिसेंडिंग लिंक वासर रेक्टा के साथ एक्सचेंज, फिर तुम्हारा असेंडिंग ऑफ वासर रेक्टा जाता है, फिर तुम्हारा जो है असेंडिंग ऑफ हेनलीज लूप जाता है स्मॉल अमाउंट में एंटर्स, और फिर ट्रांसपोर्टेड बैक बाय द कलेक्टिंग ट्यूब टू इंटरस्टिशियम। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें में भी ए आर यहाँ से बन सकता है ऑल्सो इन द करंट। ये जो काउंटर करंट बनाते हैं, प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द हेडलेस लूप एंड वासा रेक्टा एज वेल एज द काउंटर करंट हेल्प इन द मेंटेनिंग द इंक्रीजिंग ऑस्मोलैरिटी। इस काउंटर करंट मैकेनिज्म से होता क्या है, इसमें ऑस्मोलैरिटी बढ़ती है टुवर्ड द इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम से। तो हमने पढ़ा था ना इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम में असेंडिंग लिंक ऑफ हेनलेस लूप की वजह से जो है तुम्हारा असेंडिंग डिसेंडिंग जो है हेनलेस लूप है ये इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम में ऑस्मोलैरिटी बढ़ाता है। तो कितनी बढ़ाता है, फ्रॉम 300 इन द कॉर्टेक्स टू द 1200 इन द मेडुलरी रीजन, ठीक है, इनर मेडुलरी रीजन। तो कॉर्टेक्स में 300 ऑस्मोलैरिटी होती है और इसकी जो तुम्हारा इनर मेडुला होता है उसमें 1200 हो जाती है। दिस ग्रेडियंट मेनली कॉज बाय द NaCl यूरिया कवर्ड है हमारा। अब है तुम्हारा द मैकेनिज्म हेल्प टू मेंटेन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मैकेनिज्म टू मेंटेन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनाने के लिए होता है ये, ठीक है। और ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट किसका होता है, NaCl और यूरिया का, ठीक है। एक बार इसको देखना चाहो तो देख लेना भाई, इसके जो है तुम्हारा ये कॉर्टेक्स रीजन है, ये आउटर मेडुला, ये इनर मेडुला हो गया। तो यहाँ 1200 हो जाती है ना, यहाँ 1200 हो जाती है, यहाँ पे तुम्हारे कॉर्टेक्स रीजन में 300 होती है, 300 से बढ़ती है, ऐसे कैसे करके। ये नेफ्रॉन है, ये वासा रेक्टा है, कुछ भी आ सकता है भाई। और ये NaCl है, तो पहले तो यही पता होना चाहिए NaCl और यूरिया का बीच में यहाँ पे इधर उधर हो रहा है। अब देखो ये जो ग्रेडियंट बनाता है किस में बनाता है, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। प्रेजेंस ऑफ सच ग्रेडियंट्स हेल्प इन इजी पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम द कलेक्टिंग इसी वाटर फ्रॉम द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल देयर बाय कंसंट्रेटिंग द फिल्ट्रेट, ठीक है। इसकी वजह से इजी पैसेज हो पाता है कलेक्टिंग ट्यूब के थ्रू। ह्यूमन किडनी जो है इस मैकेनिज्म के थ्रू जो है 4 टाइम्स ज़्यादा कंसनट्रेटेड यूरिन बना पाते हैं अगर हम इनिशियल फिल्ट्रेट के से कंपेयर करें तो। 4 टाइम्स कंसनट्रेटेड यूरिन देन इनिशियल फिल्ट्रेट, 300 से 1200। अब है तुम्हारा किडनी ऑफ रेगुलेशन, रेगुलेशन ऑफ द किडनी। रेगुलेशन ऑफ द किडनी की बात करें तो देखो इसमें कौन रेगुलेट करता है, इसमें एक हार्मोन फीडबैक सिस्टम होता है जिस जो 3 की वजह से होता है, इन तीनों की वजह से होता है, हाइपोथैलेमस, जेजीए और हार्ट सेल। इसमें क्या होता है कि ऑस्मो रिसेप्टर जो होते हैं हमारे के बॉडी के अंदर, ऑस्मो रिसेप्टर मतलब जो ऑस्मोलैरिटी को चेक करके रखते हैं। अगर बॉडी फ्लूइड में कोई चेंज आता है, जैसे कि मान लीजिए कोई आपके इंजरी हो गई या फिर बॉडी फ्लूइड कम हो गया, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, तो उससे क्या होता है हमारा आयनिक बैलेंस बिगड़ जाता है और ये हमारे रिसेप्टर जो होते हैं उसको रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देता है और ये हमारे हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है। जब हमारे ये रिसेप्टर जो होते हैं ये हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करते हैं और हमारा हाइपोथैलेमस क्या करता है यहाँ पे ATH और वैसोप्रोसिन बनाता है, ठीक है, ADH या फिर वैसोप्रोसिन बनाता है। ये कहाँ पे बनता है ये मेरे को बताना कमेंट में, ADH वैसोप्रोसिन कहाँ पे बनता है। अबे यार ये नीचे तो लिख रखा है न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस का दूसरा नाम क्या होता है, किसके लिए होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस, इसका नाम ही बता देना अब। तो ADH और वैसोप्रोसिन रिलीज करवाता है और ये जो ADH और वैसोप्रोसिन है ये 2 चीज़ें करता है, एक तो ये वाटर रिअब्जॉर्प्शन करता है और ये ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करता है, मतलब कि सिकोड़ता है, ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है। इससे क्या होता है GFR बढ़ जाता है, ठीक है, और वाटर रिअब्जॉर्प्शन कराता है, मतलब कि ब्लड को बॉडी में वापस लेके जाता है फ्रॉम द लेटरल पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल आ सकता है, ये लेटरल पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल। इससे क्या होता है प्रिवेंट द डायूरेसिस, ठीक है। डायूरेसिस का मतलब है ये यूरिन को कम बनने देगा। तो हमने पढ़ा है होगा, तुमने कहीं पे सुना होगा कि जो तुम्हारी चाय और कॉफ़ी होती है एंटी डायूरेटिक होती है, मतलब कि वो अगर तुम पियोगे तो और ज़्यादा पेशाब आता है, ठीक है। तो प्रिवेंट ये क्या करता है प्रिवेंट डायूरेसिस, तो इसमें ध्यान रखना है, प्रिवेंट डायूरेसिस, वाटर रिअब्जॉर्प्शन कराता है, कंस्ट्रिक्शन और द ब्लड वेसल कराता है, जिससे एट द एंड क्या होता है GFR बढ़ता है और तुम्हारा ये कौन सा हार्मोन रिलीज होता है ये ध्यान रखना है, ADH वैसोप्रोसिन न्यूरो हाइपोफाइसिस से होता है, ठीक है। और कौन करवाता है, हाइपोथैलेमस करवाता है, हाइपोथैलेमस पे काम करता है। और जब जब इंक्रीज इन बॉडी फ्लूइड, जब बॉडी फ्लूइड इंक्रीज होता है ना तो ये सप्रेस कर देता है ADH को और ये फीडबैक कंप्लीट हो जाता है, ठीक है।
तो एडीएच जो रिलीज़ होना होता है वो बंद हो जाता है और ये फीडबैक कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है कंप्लीट। अब दूसरा सिस्टम होता है रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, इसमें क्या होता है, अगर बॉडी में जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो रहा है तो जेजी सेल क्या करते हैं, रेनिन को रिलीज करते हैं। रेनिन क्या करता है, अब वो वाली चीज़ जो थी हमने जो पढ़ी थी जीएफआर वाली, अब वो उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो रेनिन क्या करता है कि ये एंजियोटेंसिन हमारे ब्लड में होता है, एज इट इज़ ये दे रखा है हमारे ब्लड में एंजियोटेंसिन होता है, वो एंजियोटेंसिन 2 में एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और फिर वो एंजियोटेंसिन 1 जो है एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है। एनसीईआरटी में बस इतना दे रखा है, एंजियोटेंसिन 1 जो होता है एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है। एंजियोटेंसिन 2 क्या होता है कि ये पावरफुल वेसो कंस्ट्रक्शन करता है, ये मतलब कि जो है नसों को तुम्हारा वही कंट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है, अब देखो यहाँ पे गलती कहाँ क्या हो सकती है कि एंजियोटेंसिन 2 होता है ये अगर उसमें क्वेश्चन आ गया कि पावरफुल वासोकंस्ट्रिक्टर कौन होता है, एंजियोटेंसिन होता है, एंजियोटेंसिन 1 होता है, एंजियोटेंसिन 2 होता है, या फिर रेनिन होता है, कुछ भी ऐसे दे देंगे तो एंजियोटेंसिन 2 होता है, ठीक है। पावरफुल वासोकंस्ट्रिक्टर, पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर होता है ये। और ये क्या करता है, दूसरा काम दो चीज़ें करता है, एक तो ये एड्रेनल कॉर्टेक्स पे काम करता है, ठीक है, और ये दूसरा काम करता है पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर होता है एंजियोटेंसिन 2। तो ये एड्रेनल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करता है, जो कि एड्रेनल कॉर्टेक्स एल्डोस्टेरोन रिलीज करता है। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, ये Na और H2O को रीअब्जॉर्प्शन करता है, कहाँ से, डिस्टल पार्ट से। अब हमने जो पढ़ा था ना कि Na सोडियम और वाटर जो होता है वो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है, वो तब होता है जब एल्डोस्टेरोन इसको करवाता है। ये कौन करवाता है, एल्डोस्टेरोन करवाता है DCT पे। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में आ सकता है कि DCT पे कौन किसकी वजह से DCT कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करता है, एल्डोस्टेरोन, या फिर एल्डोस्टेरोन किस पे काम करता है, DCT पे काम करता है, जिससे कि GFR बढ़ जाता है। और दूसरी चीज़ क्या होती है, पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर होता है, तो वो जो है नसों को कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उससे तुम्हारे GFR डायरेक्टली बढ़ जाता है। तो दो तरीके होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जब ये GFR बढ़ता है ना तो हमारे ब्लड में एक हार्मोन होता है जिसको कहते हैं ANF फैक्टर होता है, एंटी न्यूट्रिएंट फैक्टर होता है, जो कि वैसे डायलेटर की तरह काम करता है, मतलब कि वो नसों को फैलाता है और डायलेट करता है, ठीक है। उससे जो है ब्लड प्रेशर कम होता है। तो ANF जो है एक तरीके सर्टेन रीजन में आ सकता है कि स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो है ANF जो है चेक करता है, चेक ऑन द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म में। क्वेश्चन में गलती कर सकते हो, तुम सोच सकते हो कि हार्मोन फीडबैक पे काम करता है, नहीं, रेनिन एंजियोटेंसिन पे काम करता है ये, ठीक है। चेक करता है किस पे, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म पे। तो ये कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। इधर भी मैंने लिख रखा है इस चीज़ को। GFR हार्ट पे, GFR जब बढ़ता है तो हार्ट में एट्रिया जो होती है, एट्रिया रिलीज करती है ANF को। एट्रियोनेट्रिक फैक्टर होती है ये, न्यूट्रिटिक फैक्टर होता है जो कि वैसोडाइलेटर होता है, और BP को ये कम कर देता है, चेक ऑन द एंजियोटेंसिन, रेनिन एंजियोटेंसिन, ठीक है। कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो हमें याद नहीं रहते, जैसे कि चेक ऑन द रेनिन एंजियोटेंसिन, या फिर जैसा क्वेश्चन कर रहे होगे ना तब तुम्हें ये चीज़ समझ में आती है कि यार इस तरीके से कंफ्यूज भी हो सकते हैं हम ये इसमें, तो इसको कट कर देते हैं। अब है यूरिन की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। यूरिन जो होता है 1.5 लीटर बनाते हैं हम, 6 इसका pH होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है कीटोनेरिया या फिर ग्लाइकोसेरिया हम तब कहते हैं अगर हमारे यूरिन में कीटोन बॉडीज या ग्लूकोज बॉडीज होती हैं, पाई जाती हैं, तो उसको हम कीटोनेरिया या ग्लाइकोसेरिया बोलते हैं। और हमारे हम कितना यूरिया रिलीज़ करते हैं पर डे, हम 25 से 30 ग्राम यूरिया रिलीज़ करते हैं, ठीक है। और तुम्हारा अगर ये कीटोन या ग्लूकोज बॉडीज पाई जाती है तुम्हारे यूरिन में, तो ये लक्षण होते हैं किसके, डायबिटीज़ मेलाइटस के, ठीक है। डायबिटीज़ मेलाइटिस के लक्षण होते हैं ये सारी प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं। अब करते हैं रोल ऑफ ऑर्गन्स। अदर रोल ऑफ ऑर्गन्स, बाकी ऑर्गन्स का भी इस पे काम होता है, मतलब कि रोल होता है कि जैसे कि लंग्स हो गया, लंग्स जो होता है लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 को रिलीज़ करता है, ठीक है। कितना CO2 रिलीज़ करता है, 200 ml पर मिनट, 200 ml पर मिनट CO2 रिलीज़ करता है, सिग्निफिकेंट वाटर रिलीज़ करता है। लीवर हो गया, उसका भी एक्सक्रीशन में काम रोल होता है कुछ, कि एक तो ये लार्जेस्ट ग्लैंड होता है और ये बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉइड, हार्मोन्स, विटामिन्स, ड्रग्स को ये रिलीज़ करता है, वो एक्सक्रीट करता है, ठीक है, अलॉन्ग द डाइजेस्टिव वेस्ट के साथ में ये सब चीज़ें, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉइड, हार्मोन, विटामिन्स, ड्रग्स, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, ठीक है इसमें। तो इंपॉर्टेंट है ये। स्किन, हमारी स्किन पे दो ग्लैंड्स होते हैं, एक स्वेट ग्लैंड होता है, एक सेबेशियस ग्लैंड होता है, ठीक है। स्वेट ग्लैंड और सेबेशियस ग्लैंड भी एक्सक्रीशन में काम करते हैं। क्या काम करते हैं ये स्वेट ग्लैंड जो होते हैं तुम्हारे, तो NaCl, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, इसको ये एक्सक्रीट करते हैं। मेन फंक्शन इसका कूलिंग होता है स्वेट ग्लैंड का, ठीक है। और जो सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं ये तुम्हारे स्टेरोल्स
हाइड्रोकार्बन वैक्सेज प्रोवाइड्स द ऑयली कवरिंग टू द स्किन, स्किन को ये ऑयली कवरिंग देते हैं। तो ये सेबेशियस ग्लैंड क्या करते हैं, स्टेरॉइड्स हाइड्रोकार्बन वैक्सेज के लिए होते हैं। सेबेशियस और स्वेट में कंफ्यूज मत होना। स्वेट जो होता है इसमें NaCl स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया लैक्टिक एसिड रिलीज होता है, एक्सक्रीट होता है, और सेबेशियस में स्टेरॉइड हाइड्रोकार्बन वैक्सेज ये क्या करते हैं, ऑयली कवरिंग जो हो जाती है तुम्हारी स्किन पे, वो किसकी वजह से होती है, सेबेशियस ग्लैंड्स की वजह से होती है। और थोड़ा सा हमारा सलाइवा जो होता है ना, सलाइवा भी थोड़ा सा अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट को जो है रिलीज करता है। अब आ जाते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम पे चलते हैं। देखो किडनी का क्या सिस्टम है कि अगर तुम्हारा यूरेमिया एक कंडीशन होती है, यूरेमिया में क्या होता है, अगर तुम्हारे ब्लड में यूरिया इकट्ठा हो रहा है ना तो उसको यूरेमिया बोलते हैं, मतलब कि तुम्हारी किडनी जो है सही से फिल्टर नहीं कर रही है यूरिया को, और ये लीड कर सकता है फेलियर की तरफ, किडनी फेलियर की तरफ। ये इट कैन लीड टू द किडनी फेलियर, ठीक है। अब इसको अगर किडनी फेलियर हो जाता है किसी पेशेंट में, तो उसमें बस एक हीमोडायलिसिस का तरीका है जिससे उसको बचाया जा सकता है, या फिर ऐसा नहीं है कि किडनी अगर एक बार किडनी फेलियर हो जाती है तो फिर सही नहीं करी जा सकती, फिर हीमोडायलिसिस ही करना पड़ता है उसको। तो कवर करते हैं हीमोडायलिसिस को। हीमोडायलिसिस जो है इज़ अ बूम फॉर थाउजेंड्स ऑफ यूरेमिया पेशेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। देखो NCERT लाइन है, आ सकती है, कुछ कवर नहीं कर, कुछ छोड़ना नहीं है। बून फॉर थाउजेंड ऑफ यूरेमिक पेशेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। हीमोडायलिसिस में क्या होता है, ब्लड कहाँ से ड्रेन कर जाता है, कन्वीनियंट आर्टरी से हम ब्लड लेते हैं और उसमें हिपेरिन ऐड करते हैं। हिपेरिन क्यों ऐड करते हैं, हिपेरिन जो होता है एंटी कोगुलेंट होता है, मतलब कि वो ब्लड को कोगुलेट नहीं होने देता, ठीक है। उसके बाद में उसको जो ब्लड को एंटी कोगुलेंट की तरह होता है, ये लिख देता हूँ एंटी कोगुलेंट। और ये क्या करता है कि उसके बाद में जब ब्लड में हिपेरिन डाल देंगे हम, इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है, कन्वीनियंट आर्टरी में से निकालते हैं ब्लड और उसमें हिपेरिन डालते हैं जो कि एंटीकोगुलेंट होता है, फिर उसको डायलिसिस यूनिट में डालते हैं जो कि आर्टिफिशियल किडनी की तरह काम करती है। इसमें क्या होता है, डायलाइजिंग फ्लूइड होता है और बीच में सेलोफेन मेम्ब्रेन होती है। डायलाइजिंग फ्लूइड जो होता है ना, वो उस फ्लूइड का जो कंपोजिशन होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ही होती है, बस उसमें ना नाइट्रोजन वेस्ट नहीं होता है इस डायलाइजिंग फ्लूइड में। लेकिन जो बीच में जो पार्ट होता है जहाँ पे हम ब्लड डालते हैं, ब्लड के अंदर तो होता है यूरिया होता है, ठीक है। तो इन दोनों का सेम कंपोजिशन होता है प्लाज्मा का, इसके ब्लड का प्लाज्मा का और इसका, लेकिन इसमें बस नाइट्रोजन वेस्ट नहीं होता, सेम कंपोजिशन इस प्लाज्मा होता है। तो क्या होता है कि जो नाइट्रोजन वेस्ट होता है वह डिफ्यूज़ हो जाता है बाहर की तरफ को, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन वेस्ट है नहीं, इसमें नाइट्रोजन वेस्ट भर भर के है, तो ये बाहर की तरफ डिफ्यूज़ हो जाता है। और यहाँ पे सेलोफेन मेम्ब्रेन होती है जो कि पोरस मेम्ब्रेन होती है। नाइट्रोजनस वेस्ट मूव आउट, क्लियर ब्लड जो होता है, ये क्लियर ब्लड जो रह जाता है, इसमें हम एंटी हिपेरिन डालते हैं जिससे कि वो वापस एंटी हिपेरिन डालते हैं ताकि ब्लड जो है शरीर के अंदर नॉर्मली जाए, और उसके बाद में तुम्हारा वेन्स में डाल दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये था पूरा चैप्टर। अब अगले चैप्टर में बात करेंगे।